बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स वन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन एंड इट्स इफेक्ट और डिस्चार्ज एंड केसेस ऑफ इट्स रिफ्यूजल बाय द कोर्ट। इसके लिए आपको स्टडी करना होंगे सेक्शंस 27 से सेक्शन 30 तक और सेक्शन 41 से सेक्शन 44 तक। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन। तो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन को डिस्कस करने से पहले सिंपली ये बता दिया जाए कि अगर किसी ऑनरेबल कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल होती है या कोई सूट फाइल होता है तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको एंटरटेन कर सकती है अगर उसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन हो। और अगर वो ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है कि जो केस है उसको डिसमिस किया जाना चाहिए तो ऑनरेबल कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देती है। अगर ऑनरेबल कोर्ट इंसॉल्वेंसी के हवाले से केस को डिसमिस नहीं करती बल्कि एक ऑर्डर पास कर देती है, उस ऑर्डर को हम ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन कह सकते हैं। जैसा कि सेक्शन 27 में ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन को बहुत क्लियर मैनर में डिस्कस किया गया है। जैसा कि सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है, इफ द कोर्ट डज नॉट डिसमिस द पिटिशन, यानी अगर कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन को डिसमिस नहीं किया बल्कि उसको एंटरटेन किया तो उसके बाद वो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन जो है वो पास कर सकती है। ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन में वो पीरियड बता दिया जाएगा जिस पीरियड के तहत कोई भी डेटर जिसके खिलाफ ये ऑर्डर पास हुआ उसको टाइम दिया जाएगा कि आप विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं डिस्चार्ज के लिए। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ये समझती है कि ऐसे काफ़ी वजूहात मौजूद हैं जिसके तहत जो डिस्चार्ज का टाइम पीरियड दिया गया था डेटर को उसको एक्सटेंड करना चाहिए या उसको एक्सटेंड किया जाना ज़रूरी है, उस सूरत में ऑनरेबल कोर्ट जो डिस्चार्ज का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकती है। ऑनरेबल कोर्ट के पास से इख्तियार मौजूद है और इस हवाले से वो नोटिस ऑफ ऑर्डर जो है वो पब्लिश करेगी अ, उस अंदाज में जिसको वो मुनासिब ख्याल करती है, उस तरह वो नोटिस ऑफ ऑर्डर जो है उसको पब्लिश करेगी। सेक्शन 28 में इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन डिस्कस किया गया है। इसमें सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे अगर ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास कर देती है ऑनरेबल कोर्ट, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। उसके इफेक्ट ये होंगे कि जैसे ये ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास होता है उस सूरत में इंसॉल्वेंट जो है ये फौरी तौर पे हर मुमकिन हद तक जो उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हासिल करेगा और इसकी जो आमदनी है प्रॉपर्टी की, इसकी आमदनी को क्रेडिटर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जो उसकी आमदनी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद होगी दैट वुड बी प्रोसीड्स। तो वो जो प्रोसीड्स होंगी वो जो बकाया आमदनी होगी उसको क्रेडिटर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन जो है वो पास कर देती है उसके तहत जो तमाम प्रॉपर्टी है इंसॉल्वेंट पर्सन की वो ऑनरेबल कोर्ट के कब्जे में चली जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट के इख्तियार में चली जाएगी वो प्रॉपर्टी, या वो प्रॉपर्टी जो है वो एक रिसीवर के कब्जे में चली जाएगी। रिसीवर से मुराद ये है कि ऑनरेबल कोर्ट किसी शख्स को मुकर्रर कर सकती है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे और सेल करने के बाद उसकी जो अमाउंट है वो अदालत में जमा करवा दे ताकि जो क्रेडिटर्स हैं उनमें इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ऐसा जो शख्स है अदालत की जानिब से मुकर्रर किया जाएगा या कानून के तहत मुकर्रर किया जाएगा, ऐसे शख्स को आमतौर पे रिसीवर कहा जाता है। तो या तो प्रॉपर्टी रिसीवर के पास चली जाएगी या ऑनरेबल कोर्ट के कब्जे में प्रॉपर्टी चली जाएगी और वो जो होगी वो क्रेडिटर्स के दरमियान डिविजिबल होगी, यानी उसको तकसीम किया जाएगा, वो काबिल तकसीम होगी क्रेडिटर्स के दरमियान। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन बताई गई है वो ये कि कोई भी जो क्रेडिटर है इंसॉल्वेंट पर्सन के हवाले से
जिस इंसॉल्वेंट ने उस क्रेडिटर का कर्जा अदा करना था, वो इस कानून के तहत प्रूवेबल अगर डेट है, तो इस कानून के तहत उसको प्रूव किया जाएगा, उस कानून के तहत उसके खिलाफ यानी डेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और किसी और कानून के तहत डेटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये कब नहीं की जाएगी? जब ये केस पेंडिंग था, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो ऐसे क्रेडिटर के पास फिर कोई रेमेडी नहीं होगी उस प्रॉपर्टी के खिलाफ, इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ, या उसके कर्जे के हवाले से उसके प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई इख्तियार जो है वो नहीं होगा, और ना ही ऐसे क्रेडिटर के पास कोई रेमेडी होगी। रीजन ये है कि ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के तहत जो है वो ऑनरेबल कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर रही, और ये जो इख्तियार है ये सिर्फ ऑन इंसॉल्वेंसी कोर्ट के पास है कि वो इनके प्रोसीडिंग्स के हवाले से ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास करता है। इसी तरह क्रेडिटर जो है वो कोई भी सूट कमेंस नहीं कर सकता, ना ही कोई और लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकता है किसी और कोर्ट में। यानी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास हो गया है, इसके बाद किसी और अदालत में ना तो कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है डेटर के खिलाफ क्रेडिटर की जानिब से, और ना ही डेटर के खिलाफ कोई और लीगल प्रोसीडिंग्स जो है उनका आगाज किया जा सकता है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखी गई है, वो ये कि अगर ये ज़रूरी है तो उसके लिए फिर अदालत की इजाज़त लेना ज़रूरी है, और अदालत इजाज़त देते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इम्पोज कर सकती है। ये वो अदालत है जिसने इंसॉल्वेंसी के हवाले से ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन जो है वो डेटर के खिलाफ पास किया था। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो सबसेक्शन 2 में उसके पर्पस के तहत तमाम जो गुड्स होंगी, तमाम जो प्रॉपर्टी होगी, जो पिटिशन फाइल करने के दौरान जो कब्जे में थी इंसॉल्वेंट के पास, और वो उस प्रॉपर्टी के या उसके प्रॉपर्टी जो है उसके बिजनेस ट्रेड में थी, या उसके बिजनेस में थी, या ट्रू ऑनर की उस प्रॉपर्टी के हवाले से कंसेंट थी या परमिशन थी, तो ये समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है बेसिकली इंसॉल्वेंट ही की है। या वो प्रॉपर्टी जो है हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो उसका रिप्यूटेड ऑनर है वो इंसॉल्वेंट ही तस्वर किया जाए जा रहा था, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी जो है वो इंसॉल्वेंट की ही समझी जाएगी। यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि कोई जैसे ही इंसॉल्वेंसी की पिटीशन मूव की गई, इंसॉल्वेंसी की पिटीशन मूव करने के दौरान तमाम जो गुड्स हैं, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, अशिया जिनको एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हैं, वो इंसॉल्वेंट के पोजेशन में थी। और इसके अलावा वो प्रॉपर्टी जो है वो इंसॉल्वेंट के ट्रेड में मौजूद थी, या उसके बिजनेस में वो प्रॉपर्टी थी, या जो ट्रू ऑनर था उस प्रॉपर्टी का उसकी परमिशन थी कि जो इंसॉल्वेंट है वो प्रॉपर्टी को अपने पास अपने कब्जे में रख सके, या उस ट्रू ऑनर की कंसेंट शामिल थी कि वो ट्रू जो प्रॉपर्टी है वो उसको यूज कर सके। तो इन हालात में फिर यही समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी बेसिकली इंसॉल्वेंट ही की है। तो यहाँ पे इस प्रिजम्पशन को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो हासिल की जाती है इंसॉल्वेंट से, और जैसे ही ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन होता है उस वक्त, और उसके डिस्चार्ज से पहले, यानी ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन के बाद प्रॉपर्टी जो है वो उससे हासिल कर ली जाएगी, और हासिल करने के बाद वो ऑनरेबल कोर्ट के कब्जे में चली जाएगी या रिसीवर के पास चली जाएगी। अगर अदालत ऐसे शख्स को मुकर्रर करती है तो प्रॉपर्टी को सेल करे, उसके मतलब कोई फैसला करे, और जो क्रेडिटर्स हैं उनमें अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और इसके लिए जो सब सेक्शन 2 है वो अप्लाई होगी लाजमी तौर पे। यहाँ पे एक बात और उसकी वजाहत कर दी जाए, वो ये कि ये जो प्रॉपर्टी है बिफोर हिज डिस्चार्ज है, यानी जैसे ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन फाइनलाइज हो जाता है, प्रॉपर्टी अदालत के पास से रिसीवर के पास चली जाती है, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज आ जाता है तो उस सूरत में फिर जो फेट है केस की वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज नहीं आता, प्रॉपर्टी ऑनरेबल कोर्ट के पास चली जाएगी या रिसीवर के पास चली जाएगी, और इस पे सब सेक्शन 2 जो है वो भी अप्लाई होगा।
सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जो इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है इस सेक्शन के तहत, उसमें ये प्रॉपर्टी इंक्लूडेड नहीं होगी बल्कि एग्जम्प्ट होगी, जो कि एग्जम्प्ट की गई है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत या किसी और कानून के तहत, कि उस कानून के तहत जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी पे जो है वो अटैचमेंट नहीं हो सकती थी या प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता था। इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में प्रिजम्पशन पढ़ी थी कि जो प्रॉपर्टी उसके साथ मुंसलिक है इंसॉल्वेंट के साथ, या जिसको वो यूज करता है अपने बिजनेस में यूज करता है, ट्रेड में यूज करता है, या जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, वो उसकी प्रॉपर्टी समझी जाएगी। लेकिन अगर किसी कानून में उसको प्रॉपर्टी नहीं कहा गया या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं फॉल करती, तो उस या वो एग्जम्प्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत एग्जम्प्ट है, या किसी और कानून के तहत एग्जम्प्ट है, या उसकी अटैचमेंट नहीं हो सकती है, उसको सेल नहीं किया जा सकता, तो उस सूरत में फिर वो प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। और सब सेक्शन 6 में कहा गया है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है इस सेक्शन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर वो शख्स है जिसने डेटर को कर्जा दिया था और कर्जे के एवज उसने उस डेटर की किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लिया था या उसको लीन कर लिया था, उसको अपने कब्जे में रख लिया था फॉर द टाइमिंग, और ये कहा था कि आप मुझे कर्जा वापस कर देंगे तो मैं प्रॉपर्टी आपके हवाले कर दूंगा। ऐसा जो क्रेडिटर होगा दैट वुड बी सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो लॉ ये कहता है कि ऐसा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके ऊपर इस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसको प्रॉपर्टी को टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत अपने पास रख सकता है और वो इंटाइटल लेके उसको वो रियलाइज कर ले उस प्रॉपर्टी को। और ये जो राइट है ये सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास है, जो उसने प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी अपने कब्जे में रखी थी ताकि डेटर कर्जा वापस कर देगा, तो क्रेडिटर उसको प्रॉपर्टी वापस कर देगा। और अगर डेटर ने कर्जा वापस नहीं किया तो जो टर्म्स एंड कंडीशन सिक्योरिटी की फाइनलाइज हुई थी उसके तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रख सकता है, उसके ऊपर इन सेक्शन का इतलाक नहीं होगा। सब सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ एजुकेशन पास होता है बेसिकली ये उस डेट से पास तस्वर किया जाएगा जिस डेट को जो पिटिशन है वो प्रेजेंट किए गए थे। हम सपोज करते हैं कि एक पिटिशन फाइल की गई थी 1 जनवरी 2019 को और उसका फैसला हुआ 1 जनवरी 2020 को। तो इसका जो इफेक्ट होगा ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन का, वो इफेक्ट 1 जनवरी 2020 से नहीं होगा बल्कि 1 जनवरी 2019 से ही होगा। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, एन ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन शैल रिलेट बैक to and take effect from the date of presentation of the petition on which it is made. सेक्शन 29 स्टे ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग से रेलेवेंट है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी डेटर का केस किसी और कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था या उसका जो सूट है या कोई और प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग थी किसी और कोर्ट में डेटर के खिलाफ, तो जैसे ही उस ऑनरेबल कोर्ट को प्रूफ मिल जाता है कि इस डेटर के खिलाफ ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जो है वो पास हो गया है उसके खिलाफ, तो वो जो ऑनरेबल कोर्ट है जिसमें सूट पेंडिंग था उस डेटर का, तो जैसे ही प्रूफ उस कोर्ट को मिल जाता है वो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो या तो उसके केस को या उसके सूट को स्टे कर सकती है, उसके प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स को स्टे करने से मुराद ये है कि उसके प्रोसीडिंग्स को वहीं पे रोक सकती है, यानी केस जो चल रहा था उस केस को वहीं पे रोक देगी। एक ऑप्शन उस ऑनरेबल कोर्ट के पास ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर वो चाहे तो उसको कंटिन्यू रख सकती है, उस केस को अलाउ कर सकती है कि उसको कंटिन्यू रखा जाए, और इसके अलावा कोई भी कंडीशंस या टर्म्स अगर चाहे तो ऑनरेबल कोर्ट उसमें इम्पोज कर सकती है।
तो ये उस सूरत में है कि अगर डेटर का केस किसी और कोर्ट में चल रहा था और इन द मीन वाइल आउट ऑफ एजुडिकेशन आ गया किसी इंसॉल्वेंसी कोर्ट की जानिब से, उस सूरत में वो ऑनरेबल कोर्ट या तो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी, रोक देगी प्रोसीडिंग्स को, या उसको कंटिन्यू रखेगी। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो क्या चाहते हैं, कानून के मुताबिक क्या फैसला करना चाहती है। सेक्शन 30 में पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन से मुतल्लिक बताया गया है कि जैसे ही ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन फाइनलाइज हो जाएगा तो उसमें इंसॉल्वेंट का नेम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस, ये तमाम पार्टिकुलर्स मौजूद होंगे उस ऑर्डर में। इंसॉल्वेंट का नेम, एड्रेस, इसके अलावा उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, तमाम तफसीलात होंगी और डेट ऑफ एजुडिकेशन होगी। और इसके अलावा वो पीरियड मेंशन किया जाएगा कि किस टाइम पीरियड के अंदर इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो इस ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन को डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी जो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन उसके खिलाफ पास हुआ है उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है किस टाइम पीरियड के अंदर। वो टाइम पीरियड उस जो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन है उसमें मेंशन किया जाएगा। जिस कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास किया है उस कोर्ट का नेम लिखा जाएगा। इसके अलावा ये जो ऑर्डर है जिसके पार्टिकुलर्स हमने डिस्कस किए हैं ये पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में। तो ऑफिशियल गजट में इसके पब्लिश होने का पर्पस ये है ताकि ये पता चल जाए कि फलां शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, लिहाजा कोई भी शख्स उसके साथ बिजनेस करने में एहतियात बरते और उनके इल्म में ये बात आ जाए। डिस्चार्ज, इसके तहत हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन एक इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने पास किया था डेटर के खिलाफ, उस सूरत में डेटर जो है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि जो उसके खिलाफ ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास किया गया था उसको उससे बरी-ज़िम्मा करार दिया जाए। वो कौन सी कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस के तहत जो डेटर है वो अप्लाई कर सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 से सेक्शन 44 तक। सेक्शन 41 में ये कहा गया है उसके सब सेक्शन 1 के तहत कि डेटर जो है किसी भी वक्त जैसे ही ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास होता है वो जो टाइम पीरियड बताया गया है उस ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन में, कोर्ट ने जो टाइम पीरियड बताया उस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए अप्लाई कर सकता है उस कोर्ट में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के लिए। और जैसे ही वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करता है उस ऑनरेबल कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो एक डे फिक्स कर देगी कि जिस दिन उसके एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शंस जो उसने फाइल किए हैं किसी ने तो उनको सुनने के लिए, और इसके अलावा पार्टीज को नोटिस कर देगी। और इसके अलावा जो हियरिंग है, हियरिंग की डेट फिक्स होगी एप्लीकेशन के लिए या ऑब्जेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे मैं एक मरतबा दोबारा वजाहत कर देना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई केस फाइल होता है किसी ऑनरेबल कोर्ट में तो ऑनरेबल कोर्ट नोटिस इशू करती है दोनों पार्टीज को जो है वो तलब करने के लिए, ताकि दोनों पार्टीज आए और अपना अपना मौकफ जो है वो पेश करें। अगर किसी शख्स ने एप्लीकेशन मूव की है या पिटीशन मूव की है ऑनरेबल कोर्ट में उसको भी कॉल किया जाएगा, और जिसके खिलाफ अगर कोई केस फाइल किया गया है उसको भी जो है वो तलब किया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट में, और उसके लिए डेट ऑफ हियरिंग जो है वो फिक्स की जाएगी। इसी तरह अगर डाटा एप्लीकेशन मूव करता है तो उसकी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की जाएगी और उसको नोटिस भेजे जाएंगे कि वो कोर्ट में आके हाजिर होके अपना जो स्टांस है वो पेश करे ऑनरेबल कोर्ट में। और अगर किसी का ऑब्जेक्शन है उसकी एप्लीकेशन पे, जाहिर बात है कि डेटर की एप्लीकेशन पे एतराज होगा क्रेडिटर्स को, तो जो क्रेडिटर्स है वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अगर डेटर एप्लीकेशन मूव करेगा तो क्रेडिटर्स के पास भी राइट है कि वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं उसी कोर्ट में। उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डेट फिक्स कर देगी। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जैसे ही हियरिंग्स का आगाज होगा और कोर्ट जो है उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो ऑब्जेक्शंस जो मूव किए थे क्रेडिटर की जानिब से जो मूव किए गए थे ऑब्जेक्शंस उनको कंसिडर करते हुए और जो रिपोर्ट पेश की रिसीवर ने ऑनरेबल कोर्ट में उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए वो डिस्चार्ज जो है वो ग्रांट कर सकती है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, या उसको रिफ्यूज कर सकती है
कि जो एब्सोल्यूट ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है वो नहीं दिया जाएगा। या जो ऑर्डर एक हो गया है उसको ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन, उसका जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर सकती है किसी खास वक्त तक के लिए। यानी जो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन है उसको फॉर द टाइमिंग जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको फॉर द टाइमिंग रोका जा सकता है। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है ये ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ग्रांट भी कर सकती है। यानी ग्रांट कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, या सस्पेंड कर सकती है किसी ऑर्डर को। और अगर वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ग्रांट कर दे तो उसमें कुछ कंडीशंस आयद कर सकती है उसके डेटर की अर्निंग्स के हवाले से या उसके इनकम के हवाले से, जो कि इंसॉल्वेंट को वो अर्निंग या इनकम मिलनी है। और या वो जो उसकी प्रॉपर्टी बाद में एक्वायर की थी इंसॉल्वेंट ने, उस प्रॉपर्टी के हवाले से भी जो है ये ग्रांट कर सकती है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, कि उसको जो बाद में मिलने वाली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के तहत जो है वो क्रेडिटर को कर्जा वापस कर सकता है, उसके पास इतनी गुंजाइश मौजूद है। तो इन शराइत के तहत जो है ये ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ग्रांट भी कर सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है। जो ऑपरेशन है ऑर्डर्स के ऊपर उसको सस्पेंड भी कर सकती है, कंडीशंस भी ऐड कर सकती है। सेक्शन 42 में कहा गया है केसेस इन विच कोर्ट मस्ट रिफ्यूज एन एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। तो सेक्शन 42 के तहत जो है ये ऑनरेबल कोर्ट पे लाजम करार दिया गया है आमतौर पे कि वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है उसको रिफ्यूज करेगी। किसी भी सूरत में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो नहीं दे सकती। वो सूरतें क्या हैं? जैसा कि सबसेक्शन 1 में कहा गया है, द कोर्ट शैल रिफ्यूज टू ग्रांट एन एब्सोल्यूट ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 41 ऑन प्रूफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। यानी सेक्शन 41 में हमने जो डिस्कस किया, अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ मिल जाता है ऑनरेबल कोर्ट को तो वो डिस्चार्ज का जो ऑर्डर है उसको रिफ्यूज कर सकती है, यानी डिस्चार्ज नहीं करेगी इंसॉल्वेंट को किसी भी सूरत में। सब सेक्शन 1 के तहत अगर इंसॉल्वेंट्स के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी नहीं है कि जिससे जो है वो कर्जा उतारा जा सकता हो, उनकी वैल्यू उस कर्जे से कम है। लेकिन चूंकि जैसे कि पहले भी बताया गया था कि ये जो लॉ है 1920 में बनाया गया था, लिहाजा इसमें जो अमाउंट बताई गई है मिनिमम अमाउंट वो मौजूदा हालात के मुताबिक काफ़ी कम है। यानी यहाँ पे कहा गया कि वो जो अमाउंट है वो इक्वल टू 8 आनास होनी चाहिए। तो ये अमाउंट जो है मौजूदा हालात के मुताबिक ये कम बनती है और इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये, अनलेस ही सेटिस्फाई द कोर्ट, या जब तक के जो डेटर है वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर देता कि जो एसेट्स जिनकी वैल्यू बताई गई है उनकी वैल्यू जो है वो असल में ज़्यादा है, या वो ये कहता है कि उसको जिस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है एक्चुअली वो मुनासिब नहीं है, वो उस अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, जो कर्ज उसके ज़िम्मे डाला गया है बेसिकली वो उस कर्जे का जिम्मेदार ही नहीं है, ये मामला एक्सेप्शन में चला जाता है। इस सूरत में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज डेटर के फेवर में जा सकता है, अदरवाइज उसको ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया जाएगा। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि अगर इंसॉल्वेंट जो है उसने ऐसी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके पास जो रखना ज़रूरी थी कारोबार के लिए वो उनको मेंटेन नहीं कर रहा, या अपने पास उन बुक्स को जो है वो नहीं रख रहा, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा प्रॉपर, तो उस सूरत में जो है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज उसको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड बताया है कि जब वो इंसॉल्वेंट हुआ था, इंसॉल्वेंट होने के 3 साल के अंदर अंदर ज़रूरी था, 3 साल के बाद तक, कि वो अपना मुकम्मल रैकेट जो है अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रॉपर तौर पे मेंटेन करता। लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं हो रही तो उस सूरत में जो है वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज उस डेटर को नहीं दिया जा सकता। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि अगर एक डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है और इंसॉल्वेंट होने के बावजूद वो अपने कारोबार को कंटिन्यू रखता है ये जानते हुए भी कि वो इंसॉल्वेंट है, तो ऐसे शख्स को जो है वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता है।
क्लॉज डी में कहा गया है कि अगर इंसॉल्वेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी डेट के हवाले से, जो इस लॉ के तहत प्रूवेबल है कि वो जो उसने डेट का कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, वो डेट वापस नहीं कर सकता, तो उस सूरत में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऐसे शख्स को नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर वो उसको वापस करने की अहलियत रखता है, तब ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के हवाले से जो है वो कंसेशन उसको मिल सकती है, वरना उसको ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता। क्लॉज ई में ये कहा गया है कि इंसॉल्वेंट जो है, अगर अपने जो एसेट्स हैं उनके जो लॉस हुआ है उसको अगर वो तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं बता सकता, या उन ऑर्डर की उसकी जो डेफिशिएंसी है, उसके जो एसेट्स की, अगर वो डेफिशिएंसी ऐसी है कि वो लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर सकता, उस जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं कर सकता, उस सूरत में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो उसके फेवर में नहीं दिया जा सकता। क्लॉज एफ में ये कहा गया है कि अगर जो इंसॉल्वेंट है उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह ये थी कि उसने अपने जो एसेट्स हैं या अपनी जो इनकम है उसको बड़े गलत अंदाज में इस्तेमाल किया, या अनजस्टिफाइबल एक्सट्रावेजेंस जो है उसकी लिविंग है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो तसर्रुफ करता है, बहुत ज़्यादा इसराफ करता है, फजूल खर्ची करता है, जिसकी वजह से इम्कान है कि वो इतनी सेविंग नहीं कर पाएगा कि वो क्रेडिटर्स को उनका कर्जा वापस कर सके इन टाइम, या वो गैम्बलिंग में मुलव्वस है, जुआ खेलने में मुलव्वस है, या कोई ऐसी वो निगलेक्ट करता है अपने कारोबार के हवाले से, जिसकी वजह से ये इम्कान है कि वो अमाउंट इकट्ठी करके इन टाइम क्रेडिटर्स को वापस नहीं किया कर सकेगा। इन तमाम सूरतों में जो है वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज किसी भी डेटर को नहीं दिया जा सकता ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से। क्लॉज जी के मुताबिक अगर इंसॉल्वेंट पर्सन ने अनड्यू प्रेफरेंस जो है वो अपने क्रेडिटर्स को दी थी, यानी जब ये इंसॉल्वेंसी का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन पास हुआ ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से, तो उसके 3 माह के बाद जो है ये देखा गया कि वो कर्जा देने के काबिल नहीं था, और उसने फिर भी जो है वो क्रेडिटर्स को अनड्यू प्रेफरेंस दी है, उनको गलत तौर पे जो है नाजायज तौर पे जो है वो तरजीहात दी हैं, तो उस सूरत में भी जो है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो उसके फेवर में नहीं हो सकता। क्लॉज एच में ये कहा गया है कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन अगर वो पहले भी किसी मौके पे उसको सॉल्वेंट करार दिया गया था, और दोबारा अगर ऐसी प्रोसीडिंग्स आती हैं इंसॉल्वेंसी की, तो उस सूरत में उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। या अगर इंसॉल्वेंट हो गया था ऐसा शख्स, लेकिन उसने क्रेडिटर्स के साथ कॉम्पोजिशन कर ली थी, अरेंजमेंट कर ली थी, यानी उसने क्रेडिटर्स के साथ सुलह कर ली थी और उनके साथ जो है वो राजीनामा कर लिया था, और उसके तहत जो है मामला तय पा गया था, लेकिन अगर दोबारा वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है और ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन उसके अगेंस्ट पास हो जाता है, तो उसके खिलाफ जो है उसके हक में जो है वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पास नहीं हो सकता है। क्लॉज आई में ये कहा गया है कि अगर इंसॉल्वेंट ने कुछ हकायक प्रॉपर्टी के हवाले से छुपाए, या प्रॉपर्टी को ही रिमूव कर दिया, प्रॉपर्टी को कहीं सेल आउट कर दिया या कहीं और ट्रांसफर कर दिया किसी फ्रॉड के तहत या किसी फ्रॉडुलेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत, एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए, क्रेडिटर्स के एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए धोखाधड़ी के साथ प्रॉपर्टी को या तो छुपा दिया या प्रॉपर्टी को उसने रिमूव कर दिया, तो ऐसे शख्स के इस एक्ट की वजह से ऑनरेबल कोर्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज उसके फेवर में पास नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि हमने जो ऊपर डिस्कस की है रिसीवर की रिपोर्ट, जिसको ऑनरेबल कोर्ट मुकर्रर करती है, ऑनरेबल कोर्ट के मुकर्रर करदा ऐसा शख्स जो रिसीवर कहलाता है, उसकी रिपोर्ट जो है उसको एक एविडेंस तस्वर किया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसमें जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं वो फैक्ट्स दुरुस्त हैं, तो उसको दुरुस्त ख्याल करते हुए ऑनरेबल कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है इंसॉल्वेंट के खिलाफ। सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जो पावर्स ऑफ सस्पेंडिंग है, यानी किसी भी सूरत में ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती है
या अगर वो प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहे, प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहे, तो ये जो पावर्स हैं उसकी कंकरेंट हैं, वो एक ही वक्त में ये एक से ज्यादा अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं। यानी किसी ऑर्डर को कोर्ट सस्पेंड भी कर सकती है, या किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के हवाले से अटैचमेंट की कंडीशंस लगा सकती है, या इंसॉल्वेंट को जो है वो डिस्चार्ज भी कर सकती है। तो ऑनरेबल कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है कॉन्करेंटली। सेक्शन 43 में कहा गया है एजुकेशन टू बी एनल्ड ऑन फेलियर टू अप्लाई फॉर डिस्चार्ज। इसमें सब सेक्शन 1 में ही कहा गया है कि अगर डेटर जो है उस डेट को अपीयर नहीं होता, जो डेट फिक्स की थी ऑनरेबल कोर्ट ने हियरिंग के लिए, या उसने ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मूव नहीं की अभी तक, उस सूरत में जो ऑर्डर ऑफ एजुकेशन है वो ऑटोमेटिकली एनल हो जाएगा, और जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 37 की वो अप्लाई होंगी। यानी अगर उसने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव की थी ऑनरेबल कोर्ट में, लेकिन जिस डेट ऑफ हियरिंग को कॉल किया गया था ऑनरेबल कोर्ट की जानब से, वो वहाँ पे नहीं आया, पेश नहीं हुआ ऑनरेबल कोर्ट में, तो जो जुडिकेशन जो है वो एनल हो जाएगी। या अगर उसने एप्लीकेशन ही मूव नहीं की विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन पीरियड स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, तो उस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए उसने एप्लीकेशन मूव नहीं की डिस्चार्ज के लिए, तो जो एजुडिकेशन है वो एनल हो जाएगी। एनल मीन्स वो मनसूख कर दी जाएगी, और जो सेक्शन 37 उसके मुताबिक जो वो फिर अमल दरामद हो जाएगा। क्लॉज 2 के मुताबिक जहाँ पे डेटर ने को रिलीज कर दिया गया था कस्टडी से, यानी उसको गिरफ्तार किया हुआ था पहले पुलिस की जानिब से या ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर पर, और उसको ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन के तहत उसको रिलीज कर दिया गया था, तो जैसे ही ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन एनल हो जाता है, मनसूख हो जाता है, तो कोर्ट जो है अगर मुनासिब ख्याल करती है तो डेटर को दोबारा अपनी कस्टडी में ले सकती है, या ऑफिसर इंचार्ज जो है प्रिजन का, जो प्रिजन का ऑफिसर है, जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसको ऑर्डर कर सकती है कि वो उसको रिकमिट कर ले, उसको दोबारा गिरफ्तार कर ले और उसको अपनी कस्टडी में रखे। तो लिहाजा उस सूरत में वो दोबारा पुलिस की कस्टडी में या अदालत की कस्टडी में चला जाएगा, और ये समझा जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन से पहले की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है वो दोबारा शख्स गिरफ्तार होगा और उसके खिलाफ वही कानूनी कार्रवाई होगी, इस तरह जैसा कि कोई ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन जो है ये पास ही नहीं हुआ। सेक्शन 44 में इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज को डिस्कस किया गया है। इसमें सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है वो इंसॉल्वेंट को किसी भी सूरत में रिलीज नहीं करेगा इन जिम्मेदारियों से। जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया है कि कोई भी डेट जो है जो उसने गवर्नमेंट को देना था, अगर उसने गवर्नमेंट को कर्जा वापस नहीं किया, तो वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो उस शख्स को यानी डेटर को रिलीज नहीं कर सकता। इसी तरह ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज उस सूरत में भी रिलीज नहीं किया जाएगा अगर कोई भी जो डेट है या लाइबिलिटी है जो डेटर ने थ्रू फ्रॉडुलेंट एक्ट या थ्रू फ्रॉड जो है वो पार्टी से हासिल किए थे, यानी अगर उसने कर्जा धोखाधड़ी के साथ हासिल किया था या उसके एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए हासिल किया था, उस सूरत में भी ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा ऐसे इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए। और क्लॉज सी में कहा गया है कि अगर कोई भी जो कर्जा है या जो लाइबिलिटी है अगर उसने धोखाधड़ी के साथ हासिल की, तो उस सूरत में भी ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है वो उस शख्स को रिलीज नहीं करेगा इंसॉल्वेंट पर्सन को। क्लॉज डी में कहा गया है कि जो लाइबिलिटीज डेटर की बनती हैं मेंटेनेंस के हवाले से, वाइफ के मेंटेनेंस के हवाले से या चाइल्ड के, यानी बीवी को नानो नफका देने के हवाले से उसके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो उसने पेमेंट करनी है, या अपने बच्चे को जो पेमेंट उसने करनी है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है
वो इंसॉल्वेंट को इस हवाले से जो है वो रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला डिफरेंट है। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो मामला तो ऊपर डिस्कस हो चुके हैं सब सेक्शन 1 में, इसके अलावा अगर जनरली देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जब किसी को इशू हो जाता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज शैल रिलीज द इंसॉल्वेंट फ्रॉम ऑल डेट्स प्रूवेबल अंडर दिस एक्ट। यानी इसके अलावा जो ऊपर मामला बयान किए गए हैं, इन मामला के अलावा जनरली जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है वो रिलीज कर देता है किसी भी इंसॉल्वेंट को उसके तमाम डेट से जो इस लॉ के तहत प्रूवेबल होते हैं। और क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है वो किसी ऐसे शख्स को रिलीज नहीं करता जो पिटिशन को प्रेजेंट करने के दौरान उस इंसॉल्वेंट का पार्टनर था, या उस इंसॉल्वेंट का को ट्रस्टी था, या उस इंसॉल्वेंट के साथ जॉइंटली बाउंड था कि वो डेट को रीपे करे, या उसने जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था इंसॉल्वेंट के साथ, या उसने श्योरिटी दी थी इंसॉल्वेंट की। तो जो भी शख्स इंसॉल्वेंट के साथ मुश्तरका तौर पे पार्टनर के तौर पे, या को ट्रस्टी के तौर पे, या जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, श्योरिटी के तौर पे उसको जिन लोगों ने एड दी है, हेल्प दी है, तो वो लोग भी जो हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के तहत उनको रिलीज नहीं किया जा सकता। तो लास्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स। 2016 MLD पेज नंबर 846 ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट है। इसमें पार्टीज थी लियाकत अली वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर। इसमें सेक्शन 7 जो है उसको डिस्कस किया गया और उसको इंटरप्रेट किया गया। और इस जजमेंट में ये कहा गया है ऑनरेबल कोर्ट की जानब से कि ना तो रिस्पोंडेंट बैंक ने जो है वो कभी भी इंसॉल्वेंसी पिटिशन मूव की है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो कि रिक्वायर्ड थी अंडर सेक्शन 7, और ना ही पिटिशनर जो है उसको एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट करार दिया गया है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट की जानिब से। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो इसमें ना तो बैंक ने उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन मूव की, नंबर 1। नंबर 2, ना ही उसको इन डिस्चार्ज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट करार दिया गया है पिटिशनर को। उस सूरत में अगर अथॉरिटी ने जो है उसके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए, तो उसका ये जो अमल है अथॉरिटी का, ये जस्टिफाइड नहीं है। जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, therefore authority was not justified in rejecting nomination papers of petitioner for local government elections on such account। यानी इस में अथॉरिटी ने जो नॉमिनेशन पेपर्स थे पिटिशनर के उनको रिजेक्ट कर दिया था कि ये शख्स इंसॉल्वेंट है। यानी उसने जो है वो अपनी तरफ से ऐसे शख्स को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था, जबकि ना तो उसका जो मुकदमा है वो सेक्शन 7 के तहत इंसॉल्वेंसी कोर्ट में पेश हुआ, और ना ही उसको जो है इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया। लिहाजा इन सूरतों में बगैर किसी एविडेंस के ऐसे शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स को जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे इस चीज को ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कस किया है। अब ये जो जजमेंट है 1999 की है, MLD 721 ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से। और इसमें पार्टीज थी तनवीर खान वर्सेस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी। इसमें प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 को डिस्कस किया गया है, और इसमें क्लियर किया गया है कि डेटर में और श्योरिटी में डिफरेंस होता है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि पिटिशनर को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था कि वो मेंबर नहीं बन सकता कैंटोनमेंट बोर्ड का, क्योंकि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अब पिटिशनर वाज नेवर एडजस्ड बाय एनी कोर्ट टू बी इंसॉल्वेंट। ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि पिटिशनर को जो है किसी भी कोर्ट की जानिब से इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया गया, merely because he was guarantor in some cases of loan would not bring his case within mischief of section 15b।
तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो शख्स गारंटर है, उसने गारंटी दी है किसी लोन के केसेस में, तो ये मामला जो है वो उसको सेक्शन 15(b)(2)(b) के तहत जो है कंटोनमेंट एक्ट 1924 के तहत नहीं ला सकता है। उसकी रीजन ये है कि पिटिशनर थस कुड नॉट बी ट्रीटेड टू बी डेटर, क्योंकि पिटिशनर डेटर नहीं है सेक्शन 6 ऑफ प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के तहत। इसका स्टेटस डिफरेंट है, यानी जो शख्स कर्जा लेता है और जो शख्स उस कर्जा लेने वाले की गारंटी देता है, दोनों का स्टेटस एक जैसा नहीं होता है। गारंटी देने वाला शख्स गारंटर कहलाता है और कर्जा लेने वाला शख्स जो है वो डेटर कहलाता है। इसी चीज को ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को किसी भी कोर्ट की जानिब से इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया गया, तो वो शख्स इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता जब तक उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया गया। पोजीशन ऑफ गारंटर ऑफ श्योरिटी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लोनी, यानी जो गारंटी देने वाला शख्स की पोजीशन है या श्योरिटी की जो पोजीशन है, वो कर्जा लेने वाले शख्स की पोजीशन से डिफरेंट है। सच पर्सन कुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ डिफॉल्टर ऑफ लोन। तो जो शख्स गारंटी देता है, वो शख्स लोन का डिफॉल्टर नहीं कहला सकता है। तो लिहाजा इस बुनियाद पर जो है ये ऑनरेबल कोर्ट ने पिटिशनर के हक में इस केस का जो है वो फैसला किया था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज।